जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को झंझोड़ता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क, जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का सफरनामा है मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर सीधी बात, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर आपकी आवाज, नजरिया। नमस्कार, मून टीवी के खास कार्यक्रम अर्चक का स्वागत है। हम विगत दिनों से मेरे वित्त मंत्री व्यापार और उद्योग के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं इस आम बजट से, क्या चाहते हैं वो, कैसे उनके व्यापार अथवा उद्योग को बढ़ोतरी मिले और आम आदमी के कैसे अधिक पैसा आए। इन सब विषयों पर हम चर्चा करते आए हैं और आज हम चर्चा करते हैं रियल एस्टेट कारोबारियों से। बेशक वैश्विक की चुनौतियों तथा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के कारण वित्त मंत्री से ऐसे बजट की उम्मीद है जिसमें आम आदमी की जेब में पैसा अधिक आए, राजकोषीय तस्वीर न बिगड़े और कल्याणकारी योजनाओं के बढ़ने का परिदृश्य भी जारी रहे, रोजगार बढ़े, महंगाई पे काबू हो, लगाम लगे। रियल एस्टेट में कैसे वृद्धि हो, रियल एस्टेट कारोबारी क्या अपेक्षाएं रख रहे हैं वित्त मंत्री से, आइए जानते हैं मून टीवी के खास कार्यक्रम अर्थचक्र सुनो सरकार में, और जिसमें शिरकत कर रहे हैं मेरी दाईं ओर ओपी चेंज ग्रुप के डायरेक्टर और क्रेडाई आगरा के अध्यक्ष शोभित गोयल साहब, उनके साथ हैं संजय अग्रवाल साहब, आप केपी ग्रुप के आप डायरेक्टर हैं, और मेरी बाईं ओर हैं पुनीत अग्रवाल साहब, आप पुष्पांजलि ग्रुप के डायरेक्टर और पर्यावरण सलाहकार के रूप में हमारे साथ उपस्थित हैं इंजीनियर उमेश शर्मा, और हमेशा की तरह इस बहस को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी राहुल पालीवाल। तो सबसे पहले शोभित जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उम्मीद रखें हैं आप इस बजट से कि कैसे रियल एस्टेट कारोबार बढ़े और लोगों को आपके जो आवास हैं वो सस्ते और सुगम तरीके से मिल सके। पहले तो सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि सभी लोगों को आवास मिल पाएँ और कम से कम समय पे और ज़्यादा से ज़्यादा आवास मिल पाएँ और अच्छी से अच्छी उन्नत क्वालिटी के मिल पाएँ, जिसमें कि क्रेडाई का पूरा सहयोग है सरकार के साथ, और क्रेडाई मिलके काम भी कर रही है और सभी लोग मिलके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। अब सरकार से यही गुजारिश है कि इसमें ब्याज की छूट लानी चाहिए बजट में, जो कि एक आम आदमी को बहुत फ़ायदा देगी और जिससे कि सेल बढ़ेगी, सभी काम बढ़ेंगे, सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, सबको काम मिलेगा, बजट में छूट आएगी अगर ब्याज पर, और मकान जल्द से जल्द और ज़्यादा बिकने में आसानी होगी। और जो भी स्कीमें चल रही हैं सरकार की, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से, CLS स्कीम के नाम से, वही सरकार से यही गुजारिश है कि उन स्कीमों को कंटिन्यू रखें, मतलब उस स्कीमों पे विराम न लगाते, उन स्कीमों को कंटिन्यू रखें जिससे लोगों को आवास मिल पाए और जो लोग कम से कम खर्चे पर आवास ले पाएँ, कम से कम कीमत पर आवास मिल पाए उनको। तो कोशिश यही है हमारी भी और सरकार की भी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो स्कीमों को ना रोकते हुए आगे बढ़ाएं। संजय जी, यदि बात करें पिछले 2-3 सालों में जो कोविड की मार रही उससे कारोबार काफ़ी प्रभावित हुआ, रियल एस्टेट को क्या दुश्वारियां झेलनी पड़ी और उसको बूस्ट देने के लिए सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं आप, किस तरह से व्यापार आगे बढ़ेगा, उद्योग आगे बढ़ेगा? देखिए, कोविड में जैसा कि सभी जानते हैं कि सारा हिंदुस्तान परेशान रहा, बल्कि वर्ल्ड परेशान रहा और सारे कारोबारी परेशान रहे। रियल एस्टेट का तो बहुत बुरा हाल रहा, कोविड के दौरान रियल एस्टेट बहुत पीछे हो गया, लेकिन उसके बाद सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं जो बहुत अच्छे तरीके से जो करने चाहिए उस लेवल के नहीं है। प्रयास, सरकार के प्रयासों के बावजूद थोड़ा सा उभार आया है, रियल एस्टेट तो बिल्कुल डम पड़ा था, वो थोड़ा सा चलना शुरू हुआ। अब उसके लिए थोड़ा सरकार अगर ध्यान दे, थोड़ा सा रिबेट दे, बिना सरकार के सपोर्ट के कोई भी इंडस्ट्री में बूम नहीं लाएगी। रियल एस्टेट के लिए सरकार की सहायता, सरकार की हेल्प बहुत आवश्यक है। उस परिप्रेक्ष्य में 90 मीटर 90 मीटर तक के जो हाउसेस थे उस पर पहले सरकार पूरा इनकम टैक्स एग्जेम्पशन देती थी।
वो अब विड्रॉ कर लिया गया है। हमारी ये अपेक्षा है सरकार से कि 90 मीटर तक के हाउसेस को अगर इनकम टैक्स एग्जेम्पशन में लाया जाए तो वो मीडियोकर सेगमेंट है। मीडियोकर सेगमेंट को बिल्डर अच्छे से जब इनकम टैक्स की उस पर मार कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कम रेट में या सही रेट में, उस रेट में वो अपनी हाउसेस को आगे डिलीवर करता है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ता को मिलता है, घर लेने वाले को मिलता है। इसी परिप्रेक्ष्य में इंटरेस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है। आदमी किसी भी तरीके से जो मीडियोकर आदमी है 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए के मकान की अपेक्षा रखता है, उसको अपने पास उतने पैसे नहीं होते। बिना बैंक के सपोर्ट से वो कोई भी हाउस आज की तारीख में लेने की स्थिति में नहीं होता है। अब उसकी सैलरी है 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, वो सेगमेंट वाला, उसको अगर हम इनकम टैक्स की राहत दे देते हैं तो वो निश्चित रूप से वो हिम्मत कर पाता है और उसकी फाइनेंशियली प्लानिंग आगे के लिए बन जाती है, बिगड़ नहीं पाती। अदरवाइज उसके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि मैं आज बैंक से फाइनेंस लेता हूँ, आगे पता नहीं क्या होगा, मैं दे पाऊंगा या नहीं। सही, वर्तमान में आपको लगता है कि रियल एस्टेट में अब काफ़ी उठान है और कोविड से अगर हम कंपेयर करें उसके बाद स्थितियाँ काफ़ी इम्प्रूव हो रही हैं? निश्चित रूप से। और अगर बजट में कुछ और आपको सहूलतें मिले जो आपने कहा तो निश्चित ही रियल एस्टेट को फायदा होगा। बजट में अगर सहूलियत मिलेगी तो रियल एस्टेट बहुत आगे बूम करेगा। शायद ये हमारी इकॉनमी के लिए जरूरी भी है, पूरे देश की इकॉनमी के लिए बैकबोन है रियल एस्टेट। एब्सोल्यूट रियल एस्टेट इनडायरेक्टली कम से कम 300 तरह की इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। पुनीत जी से बात करें। पुनीत जी, आपने और आपके परिवार ने, पुष्पांजलि ग्रुप ने आगरा में रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो आपका नाम अग्रणी रियल एस्टेट ओनर्स में आता है जिन्होंने आगरा को बहुत कुछ दिया है। लगभग हर दिशा में पुष्पांजलि का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा है और गरीबों से लेके और प्रीमियम हाउसिंग तक आपने बनाई है। तो आप किस तरीके की ग्रोथ आपने देखी है? मतलब आपने, आपके परिवार ने, पुष्पांजलि ग्रुप ने, अगर हम शुरू से बात करें, एक समय बड़ा बूम हुआ करता था इंडस्ट्री में, फिर काफ़ी स्लम्प आया और आज फिर कुछ हम लोग आशा की किरण देख रहे हैं, तो क्या देखा आपने? थोड़ा सा आप हमको बताइएगा। हमने आगरा में रियल एस्टेट में जो शुरुआत है वो 1986 से की थी। पहला एक हाउस बनाया था जो कि आपके बिल्कुल पास में ही है। उसके बाद से द स्टोरी गोज़ ऑन। 1986 की शुरुआत के बाद पहला जो मुझे याद आता है, क्योंकि 96 में मैंने बहुत बड़ा स्लम्प देखा था जी, जो याद आता है। उसके बाद जो मैंने रियल एस्टेट को समझना शुरू किया, जब से मैंने देखना शुरू किया, वो 99 का या 98 का ईयर था। बाई चांस की बात है, कुछ किस्मत भी साथ थी। जिस समय से मैंने देखना शुरू किया, 2000 से रियल एस्टेट किस तरह से ऊपर भागा है जी, ना सिर्फ आगरा में बल्कि पूरे देश में, आप सबको पता है। तो रियल एस्टेट को अगर हम समझें, बात करें, तो हमें ये समझना होगा कि भारत सरकार की जो नीतियां हैं आज की डेट में रियल एस्टेट को लेकर, वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन शायद उसको इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारी अथवा जो भी लोग इसको देखते हैं, उनको ये समझ नहीं आ पा रहा कि किसी भी नए कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसकी जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, वो कब कितनी रखनी है। जैसे पिछले 50 साल से रियल एस्टेट अव्यवस्थित रूप से बढ़ता जा रहा है। एकदम से 2014 के बाद से आपने उसके ऊपर बहुत प्रेशर के साथ लगाम लगानी शुरू कर दी। तो जो इतने साल से लोग चलते आ रहे थे, भले वो बिल्डर्स हो, अव्यवस्थित से क्या मायना है आपका? मतलब किस प्रकार अव्यवस्थित था? कई चीज़ों का, जैसे रेरा की हम बात करें जी, तो रेरा जो है नए प्रोजेक्ट्सों पर तो बिल्कुल लागू होना चाहिए था, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स पुराने चले आ रहे हैं उनको भी आपने उस दायरे में रहा। तो इस तरह के कई सारी चीज़ें हैं। रियल एस्टेट को मैं मानता हूँ साहब कि प्रत्यक्ष रूप से ये जितना बड़ा रोजगार हमारे हिंदुस्तान को देता है, अप्रत्यक्ष रूप में ये उससे 10 गुना रोजगार देता है। सीमेंट है, स्टील है, बहुत सारी चीज़ें जी जी। और जितना मैंने पैरोगेटिव देखा सरकार का 2014 के बाद इसको लेकर नेगेटिव का, तो वो ग्रोथ नेगेटिव तरीके से रियल एस्टेट को लिया गया। बड़ा प्रोजेक्ट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें हुई, या कई बिल्डर्स को नेगेटिव लाइमलाइट में किया गया सर। ये पुनीत, अगर हम आगरा की बात करें तो यहाँ बेसिकली रियल एस्टेट को क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ी? हाँ। देखिए आगरा की हम पर्टिकुलर अगर मैं मूल रूप से आगरा की बात करूँ
तो यह हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक शहर है आगरा, जिसमें कि जितना मेरी समझ है रियल एस्टेट ने जितनी छलांग ऊंचाई देखी है शायद किसी और सेक्टर ने नहीं देखी। और आगरा में जो परेशानी की बात करते हैं हम, तो साहब आगरा में किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित एक परेशानी है कि सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार के अप्रूवल पर, भले वो एडीए का हो, भले वो रेरा का हो, या भले वो किसी भी चीज़ का हो, किसी की कोई टाइम लिमिट नहीं है जी। इससे जो प्रोजेक्ट है वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने डिले होता जाता है, जिससे कि बिल्डर की जो छवि है उसके ग्राहकों में और उसकी आने वाले ग्राहकों में बड़े उससे आती है। ये एक क्वेश्चन बेंचमार्क सरकार को सेट करना होगा कि ईमेल जिस दिन आया 15 दिन के अंदर उसका निस्तारण क्यों नहीं हुआ, उसमें क्या कमी पाई गई, और उस कमी जवाबदेही होनी चाहिए। जवाबदेही नहीं कहूँगा, स्ट्रिक्ट तरीके से 15 दिन बाद कार्रवाई की संस्तुति की जानी चाहिए कि या तो आप ऑब्जेक्शंस को क्लियर करिए या फिर इसको निस्तारण करिए। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इंजीनियर उमेश शर्मा से जानते हैं, आप टीटीजेड के सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश जो पर्यावरण समिति है उसके भी आप सदस्य हैं। आगरा में और विशेषकर जो टीटीजेड क्षेत्र हैं उनमें देखा जाता है कि प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में काफ़ी विलम्ब लगता है। जैसे पुनीत जी ने भी इशारा किया कि जो नियम्स हैं वो इस तरह के हैं जो प्रोजेक्ट को शेप देने में समय लगा देते हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा था अभी पुनीत जी ने, और इसमें बहुत बड़ा जो आगरा के लिए राहुल जी ने बताया था, तो आगरा में टीटीजेड का एक बहुत बड़ा अभिशाप था। और लेकिन विगत दिनों में सारी परेशानियां अब दूर हो चुकी हैं और सरकार की भी मंशा है कि अब प्रोजेक्ट्स आए, पर लेकिन निश्चित तौर पर पिछले 5 साल के अंदर आगरा ने बहुत बुरा समय देखा है जिसमें प्रोजेक्ट्स पास नहीं होते थे और लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, आज भी इन्वायरमेंटल इशूज से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस किस किस प्रोजेक्ट में लेनी चाहिए उसको मालूम नहीं है, और उसका ना तो कोई एडवर्टाइजमेंट करती है गवर्नमेंट। आज की डेट में मैं आपको बहुत बड़ी बात बताऊं, रियल एस्टेट के लिए EIA नोटिफिकेशन जो आया था 2006 में आया था पूरी सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए, उसमें रियल एस्टेट भी एक सेक्टर है। पर लेकिन आगरा के मोस्टली बिल्डर्स को ये नहीं मालूम होगा कि उनका प्रोजेक्ट वॉयलेशन में चला गया है। उनको लेनी थी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस, पर लेकिन ADA ने भी नहीं मांगी या किसी और विभाग ने भी ना, वो वॉयलेशन के अंदर है। तो लिहाजा हम लोगों को अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, उसके तहत फिर बाद में आने वाली परेशानियों से रियल एस्टेट सेक्टर के जितने भी उद्यमी हैं वो उससे निकल पाएंगे। तो ये पुनीत जी की बात को मैं बिल्कुल सही ठहराता हूँ। और तो बजट में ही आप लड़ाई लड़ते रहे हैं आगरा के उद्योगों के लिए और पर्यावरण, क्योंकि आपने बताया कि TTZ एक अभिशाप की तरीके से आगरा के लिए हो गया था, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो अब काफ़ी सफलता भी आपको मिली है इन चीज़ों में, तो कुछ आप विस्तार से बताएंगे कि अब क्या क्या बेसिकली ईज ऑफ बिजनेस, जो अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो पोल्यूशन को लेकर हुआ है। देखिए, अब सभी चीज़ में सेक्टर में ओपन हो चुका है। रियल एस्टेट से लेकर के पहले लोगों के अंदर ये भ्रांति थी कि 5000 स्क्वायर मीटर से ऊपर की आपकी योजना पास नहीं होगी, वो बिल्कुल पास होगी। 5000 से 20000 स्क्वायर मीटर तक की योजना होगी, वो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से उसकी NOC लेनी होगी। और जो योजना 20000 स्क्वायर मीटर से ऊपर की है उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेनी होगी। तो ये रियल एस्टेट सेक्टर के सभी उद्यमियों को ये समझना पड़ेगा। और आज की डेट में एक सबसे बड़ी सहूलियत है, भारत सरकार ने एक विंडो ओपन कर रखी है। अगर किसी से वॉयलेशन भी हो गया है, उसने अपनी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं ली है, तो वो उसको 1% पेनल्टी दे करके आज की डेट में उसको कंपाउंडिंग करा सकता है। शौविक, ये क्रीडाई एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसे अवेयरनेस की अगर हम बात कर रहे हैं अभी, तो क्रीडाई एक संस्था है जो सारे रियल एस्टेट के जो उद्यमी हैं उनको मिलाकर आपने बनाई है, आप उसके अध्यक्ष भी हैं। तो क्रीडाई का क्या रोल रहता है इन सारी परेशानियों को दूर करने में या अपने सदस्यों की मदद के लिए? क्रीडाई का सबसे बड़ा रोल तो ये रहता है कि आप एक इंडिविजुअल कोई भी सरकार से बात करने जाता है, कोई भी बिल्डर, तो वो इंडिविजुअल को इतनी महत्वता नहीं दी जाती और समय नहीं दिया जाता, सुना भी नहीं जाता है इतना, क्योंकि इंडिविजुअल की हर आदमी की अपनी अलग परेशानियां हैं। क्रीडाई के माध्यम से एक चीज़ को पूरा एक्ट के साथ पूरी सारी परेशानियों के साथ रिप्रेजेंटेशन बना के प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट के सामने। तो वो क्रीडाई की महत्वता है। आज क्रीडाई की ऑलमोस्ट 14,000 मेंबर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, और जो कि आज बजट में भी क्रीडाई से ओपिनियन ली जाती है। क्रीडाई एक इतनी बड़ी संस्था हो चुकी है कि उससे ओपिनियन ली जाती है हर किसी पॉलिसीज में।
सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, सब में हमें कॉपी करी जाती है कि ये हमारा ड्राफ्ट है, आप इस पर कोई सजेशन हो तो दिया जाए। तो उसको हम कोशिश करते हैं कि और बेहतर बनाया जाए सभी लोगों के लिए। तो शौविक जी, कुछ आगरा के लिए आपने विशेष मांग रखी है अपनी? आगरा के लिए हमेशा रखते हैं। आगरा में मास्टर प्लान जो रोड्स हैं उसके लिए हमेशा रखते हैं कि इनको प्रायोरिटी पे लाके बनाया जाए, और धीरे धीरे वो काम हो भी रहे हैं, जो कि सभी लोगों को दिख रहे हैं। आगरा बढ़ ही रहा है आगे। तो देखिए, एक समय है, कोई भी चीज़ रुकी हुई है तो उसको टाइम तो लगता ही है। अब जैसे मैं बात करूं, उमेश जी ने अपने, मैं कहता हूं 10 साल लगा दिए TTZ को खत्म कराने के लिए। तो 10 साल एक बहुत बड़ा पीरियड होता है, बस 10 साल बाद भी वो रोशनी जली है ना, कोई लगा रहे तो रोशनी, आशा की किरण है। हाँ। संजय जी, बेसिकली जो आगरा का विकास होना चाहिए, एक सुनियोजित विकास होना चाहिए, वो हमें कहीं भी नजर नहीं आता है। अगर हम और शहरों से कंपेयर करें आगरा को, चाहे लखनऊ से भी अगर आप कर लीजिए, नोएडा से कर लीजिए, और अगर और प्रदेशों में करें तो हम लोग कहीं बहुत पीछे हैं। जबकि आगरा में ताजमहल है, बहुत कुछ है, 3 हेरिटेज साइट्स हैं, पूरा देश का और दुनिया का पर्यटक यहाँ आता है। लेकिन आगरा के विकास की अगर हम बात करें तो वो कहीं से भी सुनियोजित नहीं लगता है। तो उसके लिए आपकी क्या बेसिकली सिफारिशें हैं, और क्या आपको लगता है कौन इसके लिए जिम्मेदार है? देखिए, आगरा के विकास की जहाँ तक बात करते हैं, विकास हमेशा पैसे से होता है जी, फंड से होता है, इंडस्ट्री से होता है, रोजगार से होता है। TTZ ताज पेट्रोलियम जोन की वजह से जो अभी तक इंडस्ट्री बैन थी, उसकी वजह से कोई भी यहाँ पे रोजगार नहीं था। आज आगरा की ये दुविधा थी कि आगरा में कोई भी यंग एजर बच्चा यहाँ रहना ही नहीं चाहता है। मेरे अपने हिसाब से तो स्थिति ये हो जाएगी कि अगर आगरा में गवर्नमेंट ने थोड़ा सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पे ओल्ड एज सिटी बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नया यंग एज का जो क्राउड है, यंग एज वाला बच्चा है, वो यहाँ से नोएडा शिफ्ट करता है, यहाँ से दिल्ली शिफ्ट करता है, गुड़गांव करता है, या बैंगलोर चले जाता है बिजनेस के लिए। अपॉर्चुनिटी इसके पीछे क्या रीजन है कि सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य है वो TTZ का। लेकिन हमारे उमेश शर्मा जी के प्रयासों से, 10 साल के प्रयासों से वो अब हमारी बाधा दूर होगी। अब दूसरी समस्या है, दूसरी बहुत बड़ी समस्या क्या है कि आगरा के अंदर जो एग्जेम्प्टेड इंडस्ट्री है इस समय, उसको कोई लगाने के लिए जाए, सरकार के पास कोई एक भी प्लॉट नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। जब इंडस्ट्रियल एरिया में जगह नहीं होगी, प्लॉट नहीं होगा, तो आदमी कैसे इंडस्ट्री लगाने सोचेगा? उसके लिए हम सरकार से ये डिमांड करते हैं, सरकार आगरा पे ध्यान दे, यूपी में ध्यान दे, और उसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किए जाएं। वो फिर अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट वो रियल एस्टेट से कनेक्ट हो जाता है। तो जो हम लोग रियल एस्टेट डेवलपर कोठी बनाते हैं, अपना प्लॉटिंग करते हैं, ग्रुप हाउसिंग बनाते हैं, ऐसे ही इंडस्ट्री बनाए। उसके लिए सरकार से हमारी अपेक्षा ये है कि हमें कोई इंडस्ट्रियल एरिया एक पर्टिकुलर साइज का, या 10 एकड़ से 50 एकड़, या 10 एकड़ से 100 एकड़, या 20 एकड़ 40 एकड़, इसका अगर इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाए तो उस पर इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन है, उस पर और भी इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन। अभी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पिछले 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 एकड़ से 50 एकड़ तक के इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने पे इंटरेस्ट सब्सिडी दी है। अब उसी परिप्रेक्ष्य में अगर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अगर डेवलप तो आगरा में कोई इस प्रकार के कोई योजना लेकर आ रहे हैं बड़े, आप लोग पुनीत जी है जो मैं समझता हूँ आगरा के सबसे बड़े उद्यमी यहाँ बैठे हैं रियल एस्टेट के। सर, उसी के लिए मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। अगर इसमें इनकम टैक्स की रिबेट कुछ दी जाए पार्शियल, तो निश्चित रूप से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा और वो इंडस्ट्रियल एरिया बनाएंगे। इंडस्ट्रियल एरिया बनेगा तो इंडस्ट्री आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारा आगरा शहर की रेवेन्यू जनरेट होगी, रोजगार मिलेगा तो विकास होगा। दो तरीके हैं उमेश जी, मास्टर प्लान की बात होती है, इंडस्ट्रियल एरिया की बात होती है, तो आप जुड़े भी रहे हैं सरकार की काफ़ी सारी संस्थाओं के साथ। तो क्या कोई इस प्रकार की योजना है, जैसे ग्रेटर आगरा की बात होती है, या जो अपना हाईवे बने हैं, एक्सप्रेसवे बने, उनके साथ भी बात हुई थी कि इंडस्ट्रियल एरिया वहाँ पे ईयरमार्क किए जाएंगे। तो क्या कोई ऐसा आगरा के लिए कोई एरिया अभी तक नहीं बनाया गया, या कोई इस प्रकार की सोच नहीं है सरकार की? देखिए, अभी तक जो मास्टर प्लान हमारा वर्तमान में था 21 तक का था, अब 31 तक का बना है। तो उसमें उन्होंने सॉफ्ट जो लाइट इंडस्ट्रियल एरिया के लिए अपना प्लान किया है,
और ग्रेटर आगरा की एक अलग प्लानिंग है, पर सरकार का तो अब जो 10 से 50 एकड़ का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ऐलान किया है वो मास्टर प्लान से आप उसको जोड़िए नहीं जी। वो मास्टर प्लान से अलग जाकर के आप बनाइए। 10 से 50 एकड़ की कोई योजना लाते हैं और बहुत अच्छी योजना है। निश्चित रूप से संजय जी ने जो कहा है कि उसमें थोड़ी अगर इनकम टैक्स की और अगर रिबेट मिलती है तो आने वाला समय जिस तरह से आपको हाउस बना करके लोग जिस दे रहे हैं रियल एस्टेट कारोबारी, उसी तरह से इंडस्ट्रियल प्लॉट देना शुरू करेंगे। और ये रुझान आप आने वाले समय में 5 साल में आप देखना कि रियल एस्टेट कारोबारी कॉलोनी की जगह इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाते दिखाई देंगे। पुनीत जी, एक लंबे समय से आगरा में कोई बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हमको लॉन्च होते हुए नहीं देखे। कुछ आपने किए, कुछ शौविक जी ने, कुछ संजय जी ने द्वारा कुछ किए गए छोटे, लेकिन एक जो बड़े प्रोजेक्ट्स की बात होती है वो हमें आगरा में एक बहुत समय से देखने को नहीं मिले। क्या वजह? आगरा में बड़े प्रोजेक्ट्स इस समय नहीं आ रहे हैं। इसका बहुत मेजर इशू ये है, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था, कि जब भी कोई बिल्डर प्रोजेक्ट लगाने जाता है तो उसे 36 तरह के NOCs और वो तो सभी जगह होता है। हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ। तो जब सब जगह होता है तो वहाँ पर एक प्रोसीजर है, चीज़ें तुरंत से हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती है। यहाँ पर नहीं होती। तो आपने जो यहाँ पर जो पोल्यूशन वगैरह की ज़्यादा समस्या आपने जो जमीन खरीदी है जी, जो भी जितने में उसका आपका इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो गया, आपने बुकिंग भी ले ली। और एक चीज़ और ऐड करूँगा, किसी भी तरह से कोई भी परचेज करने वालों की कमी नहीं है आगरा में। मुझे लगता है सैटेलाइट टाउन है, फिरोजाबाद वाला भी यहाँ आता है, मथुरा वाला भी आता है, सब आते हैं, तो पैसे की दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लायक एक उतना सुंदर प्रोजेक्ट जिसमें ये अब मैं हाई कैटेगरी की बात कर रहा हूँ जी, बाकी बजट लेवल पर भी क्या प्रॉब्लम है वो भी मैं बताना चाहता हूँ। आगरा का जो डेवलपमेंट है सिर्फ 2 ही रोड पर है, एक MG रोड और एक फतेहाबाद रोड। जब भी आगरा के डेवलपमेंट की बात दिखाई देती तो वहीं पर ही लीपापोती। तो ये फिर क्यों नहीं है, मतलब ये आप लोग क्यों नहीं, जैसे आप लोग सब मिलके आपकी संस्थाएं भी हैं, क्यों नहीं हम लोग आगरा के विकास के लिए, आगरा के सुनियोजित, वही मैं बात कर रहा हूँ, तो डेवलपमेंट है ही नहीं या कहीं फोकस और है ही नहीं, तो नेचुरली आदमी इधर ही चाहता है कि सबको यही मिल जाए। वो सब जैसे इंदौर है, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। इंदौर के बारे में जब भी मैं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो, और आगरा की स्थिति को देखता हूँ अपनी, तो एक सोच आती है कि क्यों इंदौर भी तो हमारे देश में है, मध्य प्रदेश में, ये क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल, तो इंदौर ना हो, उसका आधा ही हो जाए। हम तो आज सिर्फ और सिर्फ सड़कों, तो उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मतलब जनता को माने, आप लोगों को माने, एडमिनिस्ट्रेशन को माने, उत्तर प्रदेश सरकार को माने, हमारे नेताओं को माने, किसको जिम्मेदार माने? जो मेरे ख्याल से जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सबसे पहले वहाँ के जो अधिकारीगण हैं जिनको कोई मतलब नहीं है, उससे भी सबसे बड़े जिम्मेदार हम लोग हैं, जो जनता है, क्योंकि हम लोग भी सिर्फ अपना प्रेशर नहीं बना। सही कह रहे हैं पुनीत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिम्मेदार हम लोग ही हैं। शोभिक जी, यदि हम आगरा की बात करें, जैसे चिंता आ रही है कि बूढ़ों का शहर हो जाएगा, रोजगार नहीं है, उद्योग नहीं है, तो ऐसे में जो रियल एस्टेट की डिमांड और सप्लाई में क्या अंतर देख रहे हैं आप पिछले सालों से? ये सब कोविड के बाद तो डिमांड अच्छी है रियल एस्टेट सेक्टर में, और आगरा में नहीं पूरे देश में अच्छी डिमांड है। आगरा के हिसाब से ठीक है डिमांड, बट और ज़्यादा होनी चाहिए और होनी भी चाहिए, मतलब होगी भी ज़्यादा, बट थोड़ा इंडस्ट्री पर ध्यान दें। इंडस्ट्री लगेगी तो लोग रुकेंगे, यहाँ पैसा आएगा तो खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी हर आदमी की, और मकान लेने की क्षमता बढ़ेगी। भाई हर आदमी को रोजगार मिलेगा तो वो मकान की तरफ जाएगा। सबसे पहला सपना उसका मकान ही होता है। जिस आदमी के पास एक सैलरी अच्छी हो वो कहता है सबसे पहले मकान लो, मकान, अपनी छत, अपना मकान हो तो आदमी को सबसे पहली सपना वही है। तो वो मकान की सेल बढ़ेगी, इंडस्ट्रियाँ आए, सरकार सपोर्ट करे थोड़ा सा, और कोशिश बहुत कर रही है सरकार, और कोशिश करे। यदि हम बात करें क्रेडाई की, तो जैसा पुनीत ने बताया, एक दौर था जब बूस्ट था रियल एस्टेट कारोबार में, लेकिन उसके बाद हमने वो दौर देखा जब सबसे ज़्यादा जो साख धूमिल हुई वो रियल एस्टेट की ही हुई। इन लोगों का विश्वास हटा, तो रेरा का वो आपकी क्रेडाई जो यूनिट है उसका किस तरह से हम लोग विश्वास बहाल करने के लिए? सर मतलब क्रेडाई हमेशा से फेवर में है। रेरा जो आया है इससे बहुत ट्रांसपेरेंसी आई है हर कस्टमर के लिए। आज एक उसके लिए एक वेबसाइट खोले, वो सारी डिटेल देख सकता है एक प्रोजेक्ट की। पहले बिल्डर अगर नहीं दिखाना चाहता था तो परेशान होता था, आज सारी डिटेल उसकी एक वेबसाइट पे है। मतलब हर बिल्डर की जो रेरा रजिस्टर्ड है उसकी वेबसाइट पे वेबसाइट खोले, सारी डिटेल देख सकता है, और कितना काम हो गया आजकल गूगल मैप से देख सकता है वो, और हर चीज़ ऑनलाइन है। तो कोई चीज़ अब छुपी नहीं है, रेरा के फेवर में, और रेरा से बहुत अच्छा ही हो रहा है, जिससे कि
चीज़ें क्लियरिटी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्डर ही मतलब कि हमारे लिए खराब है, वो कस्टमर के लिए भी उतना ही खराब है। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मैंने कस्टमर्स की कंप्लेंट डाली हुई है रेरा में कि ये पेमेंट नहीं देते हैं, तो रेरा ने मेरे को क्या है कि आप इनका पेमेंट काट लो और अगर इससे ज़्यादा पेमेंट है तो वापस कर दो। तो खाली कस्टमर के फेवर में नहीं है, वो बिल्डर के फेवर में भी है रेरा। नहीं, अब लेकिन संजय जी कहीं ना कहीं राजीव ने कहा कि साख की, आगरा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक जो साख बहुत अच्छी हुआ करती थी एक समय में हमारे रियल एस्टेट कारोबारियों की, वो कहीं ना कहीं गिरी है। अभी कोर्ट के भी रिसेंटली डिसीजन आए हैं कुछ जो काफी अगेंस्ट आए हैं। तो उस साख को बनाने के लिए आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक समस्या ये भी है कि लोगों को विश्वास थोड़ा सा कम हुआ है, जो डिमांड है इस वजह से भी शायद कम है। एक्चुअली सब पिछले 5 से 7 साल पुरानी बात करें, उस समय रियल एस्टेट में एकदम से डाउनफॉल आया था और कुछ लोग फाइनेंशियली क्रंच में आ गए थे जिनके प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए। और ऐसा आगरा में ही नहीं, एनसीआर में भी हुआ, बड़े सिटीज में भी हुआ। तो उन प्रोजेक्ट्स की वजह से आगरा में, पर्टिकुलर आगरा की ज़्यादा बदनामी हुई। काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे फंस गए जो वो फाइनेंशियल क्रंच की वजह से या और किसी कारण की वजह से वो कुछ प्रोजेक्ट पूरे नहीं हो पाए। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, काफ़ी कुछ स्थिति अब अच्छी हुई है। और जब से रेरा आई है तो रेरा की भी रेस्ट्रिक्शन हुई है। रेरा की रेस्ट्रिक्शन के बाद जो बिल्डर अच्छी कैपेसिटी में है वही बिल्डिंग प्लान कर रहा है, जो बिल्डर कैपेसिटी में नहीं है वो बिल्डर इस इंडस्ट्री से आउट हो गया। तो उससे निश्चित रूप से आने वाले समय में और डे बाई डे हमारे आगरा की रियल एस्टेट की छवि अच्छी हो रही है। पुनीत जी, आप युवा हैं और जो एक नया कोई अपना व्यापार शुरू करना चाहता है, कोई युवा है, क्या आप उसको एडवाइस करेंगे कि रियल एस्टेट व्यापार में आना चाहिए उसको? रियल एस्टेट व्यापार जो है रियल है, तभी इसका नाम रियल एस्टेट है जी। इसको आप महसूस कर सकते हैं हृदय से, आत्मा से, मस्तिष्क से, अगर आप उस कैलिबर के हैं। मैं उस युवा को या उस उद्यमी को ये कहना चाहूँगा, साथ में सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस तरह डॉक्टर को MBBS और MD की पास उसके बाद डॉक्टर की डिग्री मिलती है, CA को कितनी इंटर्नशिप देनी पड़ती है तब वो CA बनता है, क्या हमारे देश में, या मैं तो अपने प्रदेश की और अपने आगरा की बात कर रहा हूँ, काश ऐसा कुछ बने कि व्यक्ति के इतिहास को देखते हुए, उसके एक्सपीरियंस को देखते हुए, उसके रिसोर्सेज को देखते हुए उसको ऑथेंटिक बिल्डर की श्रेणी में रखा जाए, उसे सरकार की तरफ से कई सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं, छूट दी जाएं। और साथ में आपका जो मूल प्रश्न था कि उस उद्यमी के लिए आपके पास अपना पैसा होना चाहिए, आप छोटा सा कॉमर्शियल बनाएं या छोटा सा रेजिडेंशियल बनाएं, उसको पूरा बनाइए, ख़त्म करिए, सुंदर तरीके से मकान, हवा, पानी, पार्क और आज के युग का अंदर का इंटीरियर बनाइए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको बहुत सफलता पाने से। ये छोटा सा मूल मंत्र है, जो आपके हृदय को पसंद आएगा वो खरीदने वाले को भी पसंद आएगा। शोभित जी देखें तो सबसे बड़ा बात जो है वो ग्रुप है, वो मिडिल क्लास ग्रुप है। तो सरकार का क्या इस बजट में आप देखना चाहेंगे जिससे कि मिडिल क्लास की जेब में थोड़ा पैसा आए और वो अधिक से अधिक अपने मकान, एक सपना होता है उसका अपना मकान होने का, वो पूरा हो सके? देखिए, जो पहले ATC की छूट है 1.5 लाख की सरकार से, यही गुजारिश है कि उसे बहुत सालों से, मैं कहूँगा कम से कम 15 से 20 सालों से वो छूट 1.5 लाख ही है, उसे कम से कम 2.5 से 3 लाख किया जाए, जो कि हर आदमी के लिए बेनिफिशियरी होगा। खाली मकान खरीदने वाले के लिए भी नहीं, हर कैटेगरी के पीपल के लिए बेनिफिशियरी होगा। और जो इंटरेस्ट देता है, आज 2.5 लाख की सब्सिडी जो दे रही है, तो गवर्नमेंट वो इस स्कीम को बंद करने जा रही है। तो वो गवर्नमेंट उस स्कीम को बंद ना करने की जगह और देखते हुए कि बढ़ाना चाहिए समय, और कैटेगरी भी उसकी कैटेगराइज करनी चाहिए कि इतना बड़ा मकान इतनी इंटरेस्ट, इतना बड़ा मकान इतनी इंटरेस्ट, ये सब कैटेगराइज करना चाहिए। तो उससे बजट को भी, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली बजट में नुकसान ही होगा। अगर आप ओवरऑल इम्पैक्ट देखेंगे तो आज GST लगाने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लोगों को भी फायदा हुआ, सरकार को कितना गुना फायदा हुआ सरकार को भी मालूम है, हम आंकलन भी नहीं कर सकते। संजय जी, यदि हम बात करें आगरा की तो हम देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट हैं वो कुछ ही साइड, जैसे फतेहाबाद रोड वहाँ दिखाई देते हैं या फिर शाश्वत में उधर दिखाई देते हैं। तो क्या वजह है इसकी कि प्रोजेक्ट्स शहर की चारों दिशाओं में नहीं दिखाई दे रहे हैं?
देखिए सर, जहाँ तक प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, प्रोजेक्ट फतेहाबाद रोड पे मास्टर प्लान में वहाँ रेजिडेंशियल है तो रेजिडेंशियल एक्टिविटी ज़्यादा है, इधर दूसरी साइड में भी रेजिडेंशियल एक्टिविटी ज़्यादा है। अगर हम चले जाए तीसरी साइड पांडुपुर जबल मतलब यमुना रिवर आ जाती है, यमुना रिवर के बाद इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है, तो इंडस्ट्रियल एरिया के बाद जो रेजिडेंशियल एरिया अगर है तो वो एक तरीके से आगरा से कट होता है, इसलिए उस साइड में डेवलपमेंट कम है। नंबर 2 सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारा मास्टर प्लान शहर का बनाया जाता है 2001 में 2021 तक का मास्टर प्लान बना था, मास्टर प्लान में जितनी रोड दिखाई गई थी, दर्शाई गई थी, उसमें से आज की डेट में 15% रोड केवल कंस्ट्रक्ट हो पाई है। 2001 से 2021 तक 20 साल का मास्टर प्लान बना, तो वो क्यों नहीं बन पाएंगे? ये तो शासन जाने, शासन जाने, सरकार जाने, डेवलपमेंट अथॉरिटी जाने। तो ये हम लोग मतलब ये जानकारी भी लोगों को नहीं है, तो आप लोग को है जानकारी, तो इसलिए आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? हम लोग सर अपने लेवल से, एसोसिएशन के लेवल से 10-10 बार अपने रिमाइंडर दे चुके, लेटर दे चुके, प्रत्यावेदन दे चुके, पर कोई सुनवाई रोड करने की नहीं होती है। अब अभी आपने 2 मिनट पहले ये बोला था एक बार कि आगरा के बिल्डर्स या आगरा के रियल एस्टेट डिफॉल्ट क्यों हुआ या बदनामी क्यों हुई। अब एक प्रोजेक्ट अप्रूव करा लिया किसी ने और उसके आगे मास्टर प्लान रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनानी थी, डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो अपना नक्शा पास कराने का करोड़ों रुपया, 10-10 करोड़, 12-12 करोड़ रुपए डिपॉजिट कर चुका, रोड बनी नहीं। अब कस्टमर कह रहा है कि साहब आप रोड नहीं बना रहे हो, कस्टमर को नहीं पता कि डेवलपमेंट अथॉरिटी को बनानी है, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी पे डेवलपमेंट के पैसे जमा कर चुका और वो बिल्डर बदनाम हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है। तो ये गवर्नमेंट को, सरकारी जो डिपार्टमेंट है, खासतौर से डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको इनिशिएटिव लेके मास्टर प्लान रोड पे विचार करना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि जब मास्टर प्लान रोड बन जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि डेवलपमेंट उस पर आएगा, आदमी हिम्मत करेगा। आज नोएडा इतना तेजी से डेवलप क्यों कर रहा है? और नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पे देख लीजिएगा, बिल्कुल खेत पड़े हुए हैं और 100 मीटर की चौड़ी रोड बन गई है और वहां पे 20-20, 30-30, 40-40 हजार रुपए मीटर के रेट हो गए हैं। कुछ नहीं है, केवल रोड डल गई है। क्यों? आदमी को उम्मीद है रोड डल गई है, आज इतना फास्ट, कल से डेवलपमेंट आएगा, डेवलपमेंट आएगी, शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ आगरा का दुर्भाग्य है कि 2001 वाले मास्टर प्लान की आज की तारीख तक 15% से ज्यादा रोड नहीं बनी है, तो डेवलपमेंट। चलिए, हमने जाना रियल एस्टेट कारोबारियों से कि सरकार, सुनो सरकार किस प्रकार उनकी सरकार उनकी बातों पर गौर करे जिससे कि रियल एस्टेट कारोबार में गतिशीलता आए और आम आदमी जो अपना सपना रखता है कि उसकी छत अपनी हो वो पूरा हो सके। परसों बजट आने वाला है, हम अपना सिलसिला जारी रखेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी इसी विषय पे नए पैनल के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। आप लोग हमारे सुनने में आए, बहुत बहुत धन्यवाद।